देखिए, हम सब लोग जो है ये हम आज की इम्पोर्टेंस को नहीं समझते, हम इसको नेग्लेक्ट करते हैं, हम इसको डिनाई करते हैं। हालाँकि हमारा आज ही हमारा फ्यूचर होता है। हमारे आज के लिए हमारी इंटेंशन सेट करना इतना ही इम्पोर्टेंट है, जितना कि हम अपने लिए कोई लॉन्ग टर्म गोल सेट करें। अब ये फ्यूचरिस्ट क्या होते हैं, ये कैसे सोचते हैं, ये कैसे अपने लिए गोल सेट करते हैं, इसको हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये एक पूरी बुक है, इमेजिनेबल उसका टाइटल है, जेन मैकगोनिगल ये उसकी ऑथर है। इस बुक को हम इस कोर्स में डिस्कस करेंगे। अब ये जो ऑथर हैं, जो जेन मैकगोनिगल है, इन्होंने बेसिकली कोविड-19 जो कोविड आया था, इसको प्रिडिक्ट किया था। अब ये सब कुछ कैसे हुआ था, ये हम उस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अभी हम थोड़ा-सा सिर्फ ये देख लेते हैं कि फ्यूचरिस्ट होते क्या हैं, वो कैसे सोचते हैं, वो क्या सोचते हैं। देखिए, वो कोई डे ड्रीमर्स नहीं होते। अब जेन मैकगोनिगल अपनी किताब में बताती हैं कि जब कोविड आया था तो सोसाइटी जो थी उसने बहुत स्लो रिएक्ट किया, बल्कि कुछ लीडर्स थे जो कि अपने पुराने उनके जो वेज थे, जो उनकी पुरानी थिंकिंग्स थी, उसी में फंसे रहे। तो जेन मैकगोनिगल कहती है कि ये जो फ्यूचर थिंकिंग होती है, ये जो फ्यूचर सिमुलेशन होती है, इसका मकसद बेसिकली ये नहीं होता कि हम बिल्कुल एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करें कि कोई चीज कैसे होगी या कुछ लोग होंगे वो फ्यूचर में किस तरह से रिएक्ट करेंगे। वो कहती है कि फ्यूचर थिंकिंग का ये मकसद नहीं होता, बल्कि फ्यूचर थिंकिंग का मकसद ये होता है कि आप अपने माइंड्स को प्रिपेयर करते हैं और आप उनको स्ट्रेच करते हैं अपनी इमेजिनेशंस के जरिए से, कि आप उनको फ्लेक्सिबल बना देते हैं, अडेप्टेबल बना देते हैं, कि जब भी कोई चीज अनथिंकेबल होती है, जो आपको लगता है कि रूटीन से हटकर है, मैंने कभी फेस नहीं की, तो अपनी उस फ्यूचर थिंकिंग की वजह से आप उसको प्रॉम्प्टली एड्रेस कर सकते हैं। अब जेन मैकगोनिगल जो है वो दो एग्जांपल्स देती हैं कि एक जो हम बार बार सुनते हैं कि ये जमीन से फलां जो एस्ट्रॉयड है ये टकरा रहा है, और एक हमारा जो क्लाइमेट चेंज है उसके बारे में हम रोज सुन रहे होते हैं। तो वो कहती है कि ये जो कोविड-19 है ये बेसिकली हमारे लिए एक उस एस्ट्रॉयड की तरह था। लेकिन ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जो कि हमारी नजरों के सामने हो रही होती हैं, लेकिन चूंकि हम उनको डेली फेस कर रहे होते हैं तो हम उनको वो इंपॉर्टेंस नहीं देते। अब मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोग हैं जो एक्सीडेंट्स में या फ्लू की वजह से मर जाते हैं। जो कोरोना वायरस से लोग मरे थे उससे कई गुना ज्यादा लोग मर जाते हैं, लेकिन हम उनको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते, हम उनके बारे में कोई प्लानिंग नहीं करते, कुछ सोचते नहीं, क्योंकि वो हमारे लिए एक रूटीन होती है। जेन मैकगोनिगल बताती हैं कि ये जो बर्निंग कोल होता है, ये जो कोयला वगैरह जल रहा है, गैसोलीन है या डीजल है, इससे एनुअली तकरीबन 8.7 मिलियन 87 लाख लोग मरते हैं। इसी तरह से 1.5 मिलियन 15 लाख लोग जो कंटामिनेटेड वाटर होता है, गंदा पानी होता है, वो पीने से मर जाते हैं। 1.5 मिलियन 15 लाख लोग रोडवे जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें एनुअली मर जाते हैं। लेकिन जो हमने एक ग्लोबली रिस्पॉन्स दिया था कोरोना वायरस को, कोविड को, यहाँ पे हमें वो एफर्ट्स नजर नहीं आती। अब इसकी रीजन ये है कि हम इन इश्यूज को कई सालों से देखते आ रहे हैं, तो इसकी वजह से ये हमारे लिए एक नॉर्मल चीज बन गई है। हम कुछ ट्राई नहीं करते, या हम इवन इमेजिन भी नहीं करते कि कोई ऐसी दुनिया हो जिसमें पोल्यूशन से कोई बंदा ना मर रहा हो, या कोई एक्सीडेंट्स है उसकी वजह से कोई बंदा ना मर रहा हो। तो अब अगर हम अपने माइंड्स को, ये जो रूटीन है, इससे हटा लेते हैं और इसको एक अर्जेंसी के तौर पर देखते हैं, जैसे कि हमने पेंडेमिक को देखा था, तो हमें ये जो अभी प्रॉब्लम्स लग रही हैं कि सॉल्व नहीं हो सकती, हमें इनके सोल्यूशंस मिल जाएंगे। मिसाल के तौर पे अगर हम सब लोग, गवर्नमेंट, साइंटिस्ट, स्कूल्स या जितने भी हमारे ऑफिसेज हैं, वो हर साल एक डिफरेंट जो ग्लोबल हमें चैलेंज दरपेश है, अगर उसको एड्रेस करें उसी अर्जेंसी, क्रिएटिविटी और यूनिटी के साथ जिसके साथ कि हमने कोविड को एड्रेस किया था, तो हम चंद सालों में ऑलमोस्ट हर बड़ा मसला जो है उसको हल कर लेंगे। जेन मैकगोनिगल अपनी किताब में एक एग्जांपल देती है कि फ्यूचर थिंकिंग क्या होती है। उसमें वो बताती हैं कि एक टेक्नोलॉजी कंपनी थी, उसने उन्हें फ्यूचर थिंकिंग के लिए, फ्यूचर थिंकिंग वर्कशॉप्स के लिए बुलाया कि जो उस कंपनी के प्रोडक्ट टीम है उसके साथ आप कुछ फ्यूचर थिंकिंग करें, ताकि उनकी जो प्रोडक्ट टीम है उसको जो उस प्रोडक्ट कि जो वो प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं उसके जो अनइंटेंडेड या अनसीन कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो भी उसके नतीजे जिनको नहीं पता हो सकते हैं, उनके बारे में उनको कुछ ना कुछ आगाही हो जाए। क्योंकि ये तो रियलिटी है कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजीज आती हैं तो उनकी वजह से कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं जो कि हम फोर्सी नहीं कर रहे होते। इनइक्वालिटी हो सकती है, इनजस्टिस होता है, हैरेसमेंट है, प्राइवेसी लॉस है, इस तरह के काफी इश्यूज होते हैं। अब वो एग्जाम्पल देती हैं कि फर्ज करें एक हेल्थ टेक कंपनी थी जो कि एक वेयरेबल हेल्थ ट्रैकिंग डिवाइस बना रही है, यानी एक डिवाइस है जो आप पहनेंगे और वो आपकी जो हेल्थ के डिफरेंट स्टैट्स है वो गैदर करेगी और आपको बताएगी कि आपकी हेल्थ कैसी है। तो उनकी जो फ्यूचर थिंकिंग वर्कशॉप थी उसमें उन्होंने जो प्रोडक्ट टीम थी उसको डिफरेंट क्वेश्चंस बताए और उनके आंसर्स तलाश करने के लिए उनको कहा। अब जो डिफरेंट क्वेश्चंस थे उसमें से कुछ क्वेश्चंस ये थे कि अब ये जो आप डिवाइस जो तैयार कर रहे हैं इसके क्या प्राइवेसी रिस्क हो सकते हैं, क्या यूजर डेटा जो है वो लीक या चोरी हो सकता है, अगर हो गया तो फिर क्या होगा। अब चूंकि वो जो डेटा है वो
वो हेल्थ से रिलेटेड गैदर किया जा रहा था, तो अगर जो चोरी करने वाला या हैक करने वाला बंदा है उसको अगर वो ब्लैकमेलिंग के लिए या पब्लिक शेमिंग के लिए यूज करता है तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सबसे वर्स्ट चीज क्या हो सकती है जो कि हैकर उस डेटा को लेकर कर सकता है। ये जो डेटा आप गैदर कर रहे होंगे इसके उन जो यूजर्स हैं उन पर कोई कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं, कोई मेंटल हेल्थ उनकी डिस्टर्ब हो सकती है। अब ये जो यूजर्स हैं, क्या ये पॉसिबल है कि वो इस जो आप डिवाइस या जो टेक्नोलॉजी आप बना रहे हैं इसको एडिक्टेड हो सकते हैं या इस पर डिपेंडेंट हो सकते हैं। अब ये जो डिवाइस या टेक्नोलॉजी है ये किस तरह से उनके जो एवरीडे बिहेवियर्स हैं, जो उनके एक्शंस हैं, जो चॉइसेस हैं, जो रोज वो काम कर रहे होते हैं, ये उसको किस तरह से इफेक्ट करेंगे, ये उनकी वेलबींग को किस तरह से इफेक्ट करेंगे। अगर गवर्नमेंट आपको ये कहती है कि डाटा आप उन्हें प्रोवाइड कर दें तो गवर्नमेंट उस डाटा को किस पर्पज के लिए यूज कर सकती है। क्या ये जो कंपनी है इसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो ये डाटा गैदर ना करे, या वो ऐसा डाटा गैदर ना करे जो कि गवर्नमेंट सर्वेलेंस के लिए या अपने किसी भी इस तरह के पर्पज के लिए यूज कर सके। अब देखें, ये इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो कि डेवलपर्स जो होते हैं वो यूजुअली नहीं पूछते या उनका माइंड इस तरफ नहीं जाता। लेकिन इस तरह की जो फ्यूचर थिंकिंग है ये सिलिकॉन वैली में एक नॉर्म बन रही है, एक नॉर्मल प्रैक्टिस बन रही है। उसकी रीजन ये है कि आप जो भी एक टेक्नोलॉजी या कोई डिवाइस लेकर आते हैं, अगर आप एटलीस्ट 10 साल आगे नहीं देख रहे तो उसके जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं आप उनको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। देखिए, हम सबको पता है कि डिफरेंट फोरम्स हैं, फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, एप्पल है, ट्विटर है। अब इन पर बहुत सारी क्रिटिसिज्म हुई है। अब उस क्रिटिसिज्म की वजह से जो भी इन पर तनकीद की गई है उसकी वजह से ये अब एथिकल और रिस्पॉन्सिबल जो इनोवेशन है इसकी तरफ आ रहे हैं। क्योंकि पास्ट में ये फोरम्स जो है, ये जो डिफरेंट वायरल जो मिस इन्फॉर्मेशन थी, कॉन्स्पिरेसी थीरीज थी, हेट स्पीच है, इस तरह की जो चीजें थी इनको कंट्रोल नहीं कर सकी। इनके अलावा जो सबसे बड़ा इशू था, जो सबसे बड़ी इन पर तनकीद की जाती, वो ये है कि ये जो सोशल मीडिया का यूज है या जो स्मार्टफोन एडिक्शन है उसको कंट्रोल नहीं कर सकी। अब ये जो फ्यूचर्स थिंकिंग है, ये जो क्वेश्चंस हैं, इनकी हम वेरिएशंस किसी भी फील्ड के लिए यूज कर सकते हैं। आप पुलिस की बात कर लें, जुडिशरी की बात कर लें, ब्यूरोक्रेसी है, मेडिसिन है, आर्मी है, किसी भी फील्ड के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। आपने बेसिकली जो आपकी स्किल्स हैं, जो आपका नॉलेज है, जो आपका पैशन है, उसको यूज करना है और इन क्वेश्चंस का जवाब देना है। अगर हम ब्रॉडली देखें तो बेसिकली आपने ये बताना है कि जब आप इस फ्यूचर में आ जाएंगे तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा होगा, आप क्या एक्शंस लेंगे, इस फ्यूचर में आप कौन सी नई चीज बना सकते हैं, कौन सा ऐसा बिजनेस है या कोई ऐसी सर्विस है जो आप स्टार्ट कर सकते हैं। इस स्पेसिफिक फ्यूचर में आप किस तरह से अपनी कम्युनिटी को मोबिलाइज करेंगे, आप दूसरों को क्या बताएंगे कि उन लोगों को इस स्पेसिफिक फ्यूचर में क्या करना चाहिए, आपके आइडियाज क्या हैं कि आप क्या स्पेसिफिक एक्शंस लेंगे जिसके जरिए से आप इस फ्यूचर को एक बेहतरीन फ्यूचर बना सकें। देखें, जो हमारा फ्यूचर होता है, जो हमारा मुस्तकबिल होता है, वो बेसिकली हमारी हैबिचुअल थिंकिंग होती है। तो हमारा फ्यूचर ऑलरेडी हमारे माइंड में होता है। अब अगर हम उसको चेंज ना कर लें तो जो हमारी हैबिचुअल थिंकिंग है उसी तरह का हमें फ्यूचर मिलेगा। इसी तरह से जो एक मुल्क होता है उसका जो मुस्तकबिल होता है वो बेसिकली जो उसके लोग होते हैं, जो नेशन होती है, उसका जो कलेक्टिव सबकॉन्शियस होता है, जो उसकी कलेक्टिव थिंकिंग होती है, उसमें मौजूद होता है। अब देखिए, हम कुछ स्पेसिफिक जो प्रेडिक्शंस होते हैं वो हम कर देते हैं। हम बताते हैं कि अब ये लोग इस तरह से बिहेव करेंगे, फलां नेशन इस तरह की होती है। अब वो हुआ नहीं होता लेकिन वो अक्सर हो जाता है। अब उसकी रीजन ये होती है कि जिन लोगों ने वो काम करना होता है वो ऑलरेडी उनके माइंड में हो चुका होता है। तो वो लोग उसको छोटे पैमाने पर कर रहे होते हैं, जब उनको मौका मिल रहा है तो वो नेशनली भी ये काम कर देते हैं। अगर हम इंडिविजुअली भी बात करें तो जो हमारे कल के इवेंट्स है, जो हमारा कल का फ्यूचर है, वो ऑलरेडी हमारे माइंड्स में डिसाइड हो चुका है। इसी तरह जो हमने नेक्स्ट वीक करना है या जो हमने नेक्स्ट मंथ करना है वो भी डिसाइड हो चुका है। हम उसको चेंज कर लें तो और बात है। अब ये जो फ्यूचरिस्ट थिंकिंग पे एक स्पेसिफिक चैप्टर है उसमें हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसके बारे में साइंस क्या कहती है, इसके बारे में साइंटिफिक रिसर्चेस क्या है और ये फील्ड इंपॉर्टेंट क्यों है।